नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जेकेपीएससी दैट इज़ अ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का। जी हाँ, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी। जी हाँ, 23 फरवरी 2025 को। तो इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला पार्ट्स है, और भी पार्ट्स इसके आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर आंसर की यहाँ पर आप लोगों के सामने बता रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर। तो देखिए, लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी पावर किसके, तो पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटर का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट उत्तर आप लोगों को बताना है। तो देखिए, पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉ फॉर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट्स देयर ऑफ। तो क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। यानी कि पार्लियामेंट पूरे भारत में यहाँ पर कानून बना सकती है। और देखिए, स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉ फॉर द इंटायर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ इट। तो जी हाँ, पूरे राज्य में या फिर उसके किसी पार्ट में स्टेट लेजिस्लेटर जो है लॉ बना सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। उसके देखिए, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इनेक्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। तो क्या ये कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो तीसरा भी सही है। उसके देखिए, राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू बी द नेशनल इंटरेस्ट बाई अ रिजोल्यूशन पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट लगभग सही है। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टोटल मेंबरशिप अगर इसके जगह प्रजेंट एंड वोटिंग होता, जी हाँ, प्रजेंट एंड वोटिंग होता, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। यानी कि राज्यसभा डिक्लेयर कर सकती है कोई भी सब्जेक्ट को, किससे, तो स्टेट लिस्ट से, जिसको नेशनल इंटरेस्ट घोषित कर सकती है। कब? जब वो रेजोल्यूशन पास कर देती है 2/3 मेजोरिटी प्रजेंट एंड वोटिंग से। तो देखिए, चौथा स्टेटमेंट हो चुका है गलत। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। 1, 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि मनी बिल का जिक्र यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में इसका जिक्र किया गया है। और कोई भी यहाँ पर मनी बिल है या नहीं ये डिक्लेयर करते हैं तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल कैन नॉट अकर इन द राज्यसभा। तो देखिए, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये लोकसभा में ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड और रिजेक्टेड। तो देखिए, बिल्कुल राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, प्रोसीजर फॉर द मनी बिल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। तो देखिए, तीसरा गलत है। यानी कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 1 और 2 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। देखिए, स्टार क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, द रिस्पॉन्स टू द स्टार्ड क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। तो क्या ये सही है? जी हाँ, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ओरल पूछे जाते हैं, ओरली ही इसका जवाब दिए जाते हैं। तो देखिए, रिस्पॉन्स टू द स्टार्ड क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। तो देखिए, पहला सही है। देखिए, रिस्पॉन्स टू द स्टार्ड क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म। तो देखिए, गलत है क्योंकि ओरली इसका काम होता है। तो इस तरह से रिस्पॉन्स टू द अनस्टार्ड क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। तो देखिए, रिस्पॉन्स टू द अनस्टार्ड क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। तो देखिए, ओरली किया जाता है नहीं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में। द रिस्पॉन्स टू द अनस्टार्ड क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म। तो देखिए, चौथा यहाँ पर सही है। देखिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द स्टार्ड क्वेश्चन। तो क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो जी हाँ, तो ये भी सही है। यानी कि सही कौन कौन सा है? 1, 4 और 5। तो यहाँ पर 1, 4 और 5 यानी कि ए यहाँ पर सही उत्तर हो गया।
तो करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट है 1, 4 एंड 5। तो आंसर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो देखिए 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्या ये यूनियन लिस्ट में आती है? जी हाँ, ये किस में आती है? तो यूनियन लिस्ट में आती है। कॉरपोरेशन टैक्स किस में आती है? तो ये भी यूनियन लिस्ट में आती है। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ क्या होता है? तो स्टेट लिस्ट में आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये किस में आती है? तो स्टेट लिस्ट में आती है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि ये किस में आती है? तो ये आती है यूनियन लिस्ट में। तो यहाँ पर देखिए तीसरा सिर्फ नहीं होगा, और देखिए तीसरा इसमें से नहीं होगा, तो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर सी सही है, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट ही पूछे जा रहे थे। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल। देखिए 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 6th शेड्यूल जब पढ़ते हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब याद करते हैं तो एटीएम में यहाँ पर एटीएम तो है, लेकिन यहाँ पर इसमें मनी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर यहाँ पर नहीं होगा, यानी एटीएम है इसमें मनी नहीं, एटीएम का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए एटीएम में मनी नहीं है, तो मणिपुर तो होगा ही नहीं। अब देखिए पढ़िए पहला स्टेटमेंट, इट हैज़ अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो देखिए ट्राइबल एरियाज में तो है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो देखिए ए से हो गया असम, असम है। देखिए टी से हो गया त्रिपुरा, बिल्कुल है। और देखिए एम 2 एम है, एम का स्क्वायर है, तो देखिए मेघालय एंड मिजोरम होगा, तो मणिपुर नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि एटीएम है लेकिन मनी ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके देखिए द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट आर गवर्न बाय द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही यहाँ पर सही हो गया, क्योंकि करेक्ट पूछे जा रहे थे, तो 2 ओनली आर करेक्ट। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज ज्वाइंटली इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ज्वाइंटली इलेक्टेड होते हैं। तो देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 11 मेंबर होते हैं, और ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टेड पूछा जा रहा है। उसके देखिए एस्टीमेट कमेटी, तो देखिए एस्टीमेट कमेटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोकसभा से कुल मिलाकर यहाँ 30 मेंबर होते हैं, ये भी नॉमिनेटेड होते हैं। उसका देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इसमें कुल मिलाकर होते हैं 22 मेंबर। 22 मेंबर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं, और ये होते हैं इलेक्टेड। तो ध्यान रखिएगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से 15, लोकसभा से 11, राज्यसभा से नॉमिनेटेड होते हैं। एस्टीमेट कमेटी से कुल मिलाकर 30 लोकसभा से नॉमिनेटेड होते हैं, जबकि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से कुल मिलाकर 22 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 जो कि इलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइंटली इलेक्टेड पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज। अब देखिए इसमें से प्रेसिडेंस पूछा जा रहा है इनका, यानी कि इनका जो है भारतीय संविधान में क्रम क्या है। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन, देखिए सबसे पहले यानी कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में बात करते हैं, तो पहला पर तो देखिए आते हैं यानी कि प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंस आते हैं। दूसरा पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तीसरा पे यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखिएगा तीसरा पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो 3 तक तो आपको जरूर याद ही रखना है। उसके बाद देखिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात कर लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आते हैं 9 के ए पे, जी हाँ 9 के ए पे आते हैं, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के जो स्कैग होते हैं वो आते हैं, यानी कि 9 ए में आते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के कैग।
और 9 में आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए ए 9 के ए में आ गए। उसके देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा आते हैं 6 में। तो ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा ये 6 में आते हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष। और देखिए यहाँ पर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा 9 में। तो देखिए 9 में आते हैं। उसके देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस में आते हैं? तो ये भारत के महान्यायवादी और मंत्रिमंडल के सचिव वगैरह 11 पे आते हैं। तो 11 नंबर पे आते हैं। अब देखिए इसमें सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दूसरा के बाद यानी कि देखिए दूसरा, उसके बाद दूसरा के बाद आ गया तीसरा, तीसरा के बाद आ गया पहला, उसके बाद चौथा। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, यहाँ 7 मेंबर थे। इसमें से जो चेयरमैन थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, ध्यान रखिएगा 7 मेंबर थे, 7 में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे। तो देखिए वी.आर. अम्बेडकर तो यहाँ पर होने वाले हैं। तो देखिए एक यहाँ पर सभी में है, तो इसमें देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, जबकि जे.बी. कृपलानी इसके सदस्य नहीं थे। तो देखिए 4 इसमें से, ध्यान रखिएगा कि 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी ये सब थे, जबकि जे.बी. कृपलानी नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ही और सी इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो क्या हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के? तो बिल्कुल सही है। उसका देखिए ही और सी होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर और अप टू द 65 ईयर्स विच एवर इज ईयरलियर। तो देखिए 5 ईयर नहीं बल्कि 6 ईयर होते हैं। तो यहाँ पर एक गलत हो चुका है, 6 और 65। उसका देखिए हिज और हर ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1 और 3 यहाँ पर सिर्फ सही है। तो यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर सी होगा, 1 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसका देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कमिटी। अब देखिए कमेटी के बारे में है यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद देखिए एल.एम. सिंघवी कमेटी और संथानम कमेटी। इसमें से पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड इसमें से कौन सी कमेटी है? तो ध्यान रखिएगा सभी यहाँ पर सही है, तो आंसर तो यहाँ पर डी होने वाला है। अब देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी ये पंचायती राज से संबंधित है, 3 टीयर ऑफ द पंचायती सिस्टम, तो 3 टीयर के लिए। और ध्यान रखिएगा इसको गठित किया गया था 1957 में। उसके देखिए अशोक मेहता कमेटी ये 1977 में बनी, 1977 में बनी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। उसके देखिए एल.एम. सिंघवी कमेटी ये 1986 में बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा। और संथानम कमेटी के 2 बने हैं, ध्यान रखिए, एक तो 1963 में बने हैं, पहला 1963 में बने हैं, इसलिए तो पंचायत के जो वित्त पर अध्ययन करने के लिए बने थे। तो और उसके बाद 1965 में दूसरी बनी है, इसलिए तो ध्यान रखिएगा पंचायत के चुनाव से संबंधित के लिए। तो संथानम कमेटी भी यहाँ पर है, तो ऑल 4 आर करेक्ट। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर लिस्टेड एज द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए चार्ज्ड अपॉन, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो क्या ये चार्ज्ड होते हैं? तो हाँ ये चार्ज होते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसके देखिए सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, क्या उनकी सैलरी चार्ज होती है? तो बिल्कुल सही चार्ज होती है। उसके देखिए सैलरीज अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तक तो सही था, लेकिन हाई कोर्ट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट की जो सैलरी होती है वो स्टेट का जो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड होता है वहाँ से होती है, लेकिन पेंशन जो होती है वो सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा हो गया है गलत। उसके देखिए सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पर सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन तो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड, लेकिन ये चार्ज नहीं होती है क्योंकि ये वोटेड बाय द पार्लियामेंट होती है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए एक क्वेश्चन है कि हु मेड दिस स्टेटमेंट। अब देखिए एक स्टेटमेंट है कि बोला किसने है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट हैव नाउ कम इन टू बिंग दैट द स्टेट हैव बिकम वेयर इट इज फेडरल और यूनिटरी welfare states from being police state and the ultimate responsibility as for the economic well-being of the country has become the paramount responsibility of the center। तो देखिए टीटी कृष्णमाचारी ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द सेंसर मोशन। अब देखिए सेंसर मोशन को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन तकरीबन यहाँ पर दोनों को साथ कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए सेंसर मोशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली। तो देखिए ओनली जब आ जाए तो आपको सतर्क हो जाना है। तो सबसे पहले ध्यान रख लेना है कि सेंसर मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, ग्रुप में भी ला सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर गलत हो चुका है। देखिए इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। तो देखिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है, तो ध्यान रखिएगा, जबकि सेंसर मोशन में यहाँ पर मस्ट रिजाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी हो चुका है गलत। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तीसरा देखिए है कि इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन द लोकसभा। तो रीजन तो यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिलो मेंशंस आर 4 कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड इन अक्टूबर 2024 तक पूछा जा रहा है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो चाइना का यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो जापान का है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड का है। और चौथे नंबर पे यहाँ पर अपना प्यारा भारत का है। तो अब यहाँ पर मिलान कर लीजिए। देखिए चाइना यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है, तो चाइना सबसे पहला, यानी कि तीसरा देखिए सबसे पहला आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, तीसरा, तीसरा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद चौथा, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर डेवलप किया गया भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तो है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है, चेन्नई नासरी टनल भी है, लेकिन अम्बाला लखनऊ एक्सप्रेसवे यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो चौथा यहाँ पर नहीं है, तो चौथा यहाँ पर नहीं है, और बंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस पे तो है। तो देखिए 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरवेंशंस अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इन इंडिया। तो देखिए वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। उसका देखिए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स, तो ये भी सही है। पीर एजुकेटर प्रोग्राम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स होता है। जननी सुरक्षा योजना, तो देखिए ये नहीं है। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर सही ए हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 ओनली आर करेक्ट। उसका क्वेश्चन है कि इन द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब देखिए मुद्रा योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है किसमें, लोन कैटेगरीज फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ पर शिशु, ध्यान रखिएगा, शिशु किशोर, शिशु किशोर और तरुण। अब देखिए तरुण प्लस भी आ चुके हैं। तो देखिए शिशु में 50,000 तक के यहाँ पर लोन मिलते हैं। उसके बाद किशोर में यहाँ पर 50,000 से हम बात करते हैं तो 5 लाख तक का है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के है, और इसमें 10 लाख से 20 लाख तक के, यानी कि अब कुल मिलाकर
20 लाख तक का यहाँ पर लोन मिलता है अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो शिशु, किशोर और तरुण इसका सही उत्तर यानी कि बी सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन इन द यूनियन बजट। देखिए 2024-25 की यूनियन बजट से, तो देखिए सबसे पहला आपको ध्यान रख लेना है कि पैसा हम लाते हैं मांग कर, यानी कि बोरो, उधारी। तो उधारी देखिए सबसे पहला, यानी कि दूसरा सबसे पहला। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे पहला तो यहाँ पर हम उधारी यानी कि मांग कर ला रहे हैं। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि इनकम टैक्स यहाँ पर, उसके बाद इनकम टैक्स हो गया। तो देखिए 2 और 4, तो देखिए 2 और 4 सबसे पहले यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आएगा 1 नंबर पे यानी कि जीएसटी, जीएसटी 1 नंबर पे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा 2 4 1 3, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि FRBM दैट इज ए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मैंडेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बाई 31 मार्च 2025। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एंड द यहाँ पर जनरल गवर्नमेंट डेट। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एंड द जनरल गवर्नमेंट डेट आपको कितना रखी गई है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 40% ऑफ द जीडीपी एंड द 60% ऑफ द जीडीपी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40% ऑफ द जीडीपी लिमिट रखी गई है, जबकि जनरल गवर्नमेंट के लिए 60% ऑफ द जीडीपी। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए फाइनेंस कमीशन जैसे ही आपको ध्यान में आए तो एक आर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 280, यानी कि अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि आर्टिकल 380 एक में कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द मोडलिटीज फॉर द सेटिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस बिटवीन इंडियन एंड स्टेट। तो देखिए यहाँ पर यही गलत हो गया, 380 एक नहीं बल्कि 280 में यहाँ पर जिक्र है। तो पहला स्टेटमेंट हो चुका है गलत। तो देखिए पहला जैसे ही गलत हुआ आप यहाँ पर 50-50 हो गया। उसका देखिए 15वां फाइनेंस कमीशन जो कि NK सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसमें 6 ईयर के लिए बनाया गया है, 2020-21 से लेकर 25-26 तक। तो देखिए दूसरा सही है। तीसरा है कि अरविंद पनगरिया इज द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन। तो देखिए ये भी सही है क्योंकि न्यूज में बहुत रहा है। अब देखिए 16 फाइनेंस कमीशन शैल मेक इट्स रिपोर्ट्स अवेलेबल बाई 31 मार्च 2025 तक। 31 मार्च नहीं बल्कि 31 अक्टूबर 2025 तक ये रिपोर्ट अपना सौंपेगी। तो देखिए यहाँ पर चौथा हो चुका है गलत। उसका देखिए 16 फाइनेंस कमीशन इज 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन वुड कवर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर 2, 3 एंड 5 ओनली आर करेक्ट। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा क्योंकि ये सही है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो देखिए ये स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। अब देखिए इसके बारे में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि द PDMC स्कीम फोकस ऑन इन्हांसिंग वाटर यूज इफिशिएंसी एट द फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन। तो क्या ये सही है? जी हाँ। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर, यानी कि सेंट्रल पूरा पैसा देगी, बिल्कुल सही है। देखिए इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखिए कृषि सिंचाई योजना के अंडर ये नहीं है, क्या है तो ये पार्ट है। तो पार्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, लेकिन ये किसके अंडर है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंडर में है, लेकिन ये पार्ट है इसका। तो ये स्टेटमेंट हो चुका है गलत। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 55% फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर, 45% फॉर द अदर फार्मर इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द माइक्रो इरिगेशन अंडर दिस स्कीम। तो देखिए ये भी सही है। तो 55% मिलेगा यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर के लिए, जबकि 45% मिलेगा अदर फार्मर्स के लिए। तो देखिए पहला और दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NEFT। तो देखिए पैसे जब ट्रांसफर करते हैं तो दो मेथड बहुत यूज होते हैं। NEFT दैट इज अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका दोनों का फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं तो याद रख लीजिएगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है और करेक्ट उत्तर बताना है, सबसे पहले ध्यान रख लेना है। तो देखिए इन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में द ट्रांजैक्शन हैपेंस इन द बैचेस एंड हेंस इट्स स्लो। तो क्या ये आपको देखने को मिल रहा है कि नेफ्ट में क्या होता है, ट्रांजैक्शन यहाँ पर बैचेस में होता है और यहाँ पर ये स्लो होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसके देखिए RTGS में ट्रांजैक्शन हैपन इन द रियल टाइम एंड हेंस फास्ट, तो देखिए सही है। तो देखिए पहला सही है क्योंकि नेफ्ट जो है यहाँ पर बैचेस में होता है इसलिए स्लो है, RTGS में यहाँ पर रियल टाइम में होता है इसलिए फास्ट है। अब देखिए देयर इज अ नो मिनिमम लिमिट इन RTGS, तो क्या RTGS में यहाँ पर मिनिमम लिमिट नहीं है, तो ऐसा ये गलत है क्योंकि ये उल्टा कर दिया है। यहाँ पर RTGS में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिमिट है 2 लाख का, 2 लाख का लिमिट है यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम लिमिट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए देयर इज अ नो मिनिमम लिमिट, अब यहाँ पर मिनिमम लिमिट इसमें नेफ्ट में कोई भी नहीं है, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट हो चुका है गलत। इसको जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, रिवर्स में है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम, यानी कि PMAY अर्बन 2.0 स्कीम। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अब देखिए लो इनकम ग्रुप जिसको LIG बोलते हैं, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और MIG दैट इज अ मिडिल इनकम ग्रुप। अब इसके इनकम क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए इनकम जो लो इनकम ग्रुप हाउस होल्ड्स आर फैमिलीज विथ एन एनुअल इनकम अप टू द 3 लाख, तो क्या ये 3 लाख तक के जो होते हैं उनको लो इनकम ग्रुप बोलते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लो इनकम ग्रुप जिसमें 6 लाख होगा। अब देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस होल्ड और फैमिली विथ एन एनुअल इनकम फ्रॉम, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 लाख होगा, 3 लाख होगा। उसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप में क्या होगा, तो 6 से 9 लाख तक होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द एबव स्टेट्स आर कवर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्वोदय प्लान इन द 2024 के बजट में। तो पूर्वोदय में बेसिकली पूरब का उदय से संबंधित यह स्कीम है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आसाम नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी कि ध्यान रखिएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर पूरब में आता है। उसका देखिए सिक्किम भी नहीं होगा, अरुणाचल भी नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल होगा, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश होगा, उसके बाद देखिए बिहार होगा, और यहाँ पर उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा होगा, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो होते हैं वोट करते हैं द फर्स्ट इंस्टेंस एंड इन केस ऑफ द टाई, यानी कि पहले इंस्टेंस में भी, यानी कि जो RBI के गवर्नर होते हैं क्या वो वोट करते हैं? तो जी हाँ करते हैं, और टाई होने के केस में भी करते हैं, यानी कि 2 वोट करते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हो चुका है सही। उसका देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू मीट 3 टाइम्स अ ईयर, क्या साल में 3 बार मिलते हैं? नहीं, साल में 6 बार मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा साल में 6 बार मिलते हैं, यानी कि हर 2 महीने में मिलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, हर 2 महीने में मिलते हैं। तो इस तरह से, और जब मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूज आती है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा है वगैरह वगैरह, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो 6 बार मिलते हैं। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट हो चुका है गलत, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर ए सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर 1 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे अदर पार्ट्स आएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स बनाते चलिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।